हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम अकाउंट्स का टॉपिक देखने वाले हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पहले अपन थोड़ा ये समझते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो यूनिफॉर्मली बुक्स को बनाने में हेल्प करने वाले। मीन्स दीज आर सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच will help in making financial books in a uniform manner। मीन्स सभी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ सेट्स ऑफ गाइडलाइंस या कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसे फॉलो करके सभी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेट ऑफ बुक्स प्रिपेयर करें, जिससे उनकी बुक्स में यूनिफॉर्मिटी हो सके। लाइक अगर अपन दो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेरा स्टेशनरी का काम है, मेरे कॉम्पिटिटर का भी स्टेशनरी का काम है, तो अगर हमें दोनों की बुक को कंपेरेबल रखना है तो देयर शुड बी सम यूनिफॉर्मिटी। विदाउट यूनिफॉर्मिटी कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कुछ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इस एक टर्म आती है जनरली GAAP, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मीन्स ये जनरली एक्सेप्टेड, सभी कोई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं वो जनरली इनको बेस मानकर इनको फॉलो करते हुए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो लेट्स बिगिन विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी अपन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज going concern। The first accounting concept that we are going to take is going concern। देखो नाम में ही बहुत कुछ समझ आ रहा है। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस, गोइंग मतलब चलते रहना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मोटिव क्या होता है? बिजनेस को फ्यूचर में लॉन्गर पीरियड तक कंटिन्यू करना। तो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? गोइंग अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू, बिजनेस इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन फोर्सिएबल फ्यूचर। मीन्स बिजनेस शॉर्ट रन में बंद नहीं होने वाला है, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। उसी पर्पज से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है। ना तो बिजनेस मीन्स आप ऐसा भी बोल सकते हो, ना तो बिजनेस मैन का इंटेंशन है इस बिजनेस को बंद करने का, और ना ही बिजनेस की नीड है इस बिजनेस को बंद करने की। दो चीजें मैंने बोली, एक तो इंटेंशन ओनर का और दूसरा नीड ऑफ बिजनेस। मीन्स इंटेंशन ऑफ ओनर मीन्स ओनर का इंटेंशन नहीं है इसे फ्यूचर में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इसे बंद करने का, और इंटेंशन नहीं है बंद करने का। दूसरा है नीड ऑफ बिजनेस। नीड ऑफ बिजनेस मतलब अगर हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा लॉसेस इंकर कर रहा है तो अगर मैं चाहूं भी कि मुझे नहीं करना है इस बिजनेस को बंद, बट अब सिचुएशन ही ऐसी आ चुकी है, बिजनेस की नीड ही ऐसी है कि अब इसे बंद करना पड़ेगा। तो ना ही कोई ऐसी नीड है, ये दोनों चीजें नहीं है। मीन्स ये दोनों चीजें प्रेजेंट नहीं है। व्हाट डज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सेज दैट बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन near future. There is no intention of owner of the business or there is no need of the business to shut down it। उसे बंद करने की ना इंटेंशन है ओनर की, ना ही कोई जरूरत है इस बिजनेस को बंद करने की। ये बिजनेस फोरसेबल फ्यूचर में, आगे फ्यूचर में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू होने वाला है। आपको पता है इसी रीजन के कारण हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं।
जैसे अब आपने बैंक से 10 साल 15 साल का लोन लिया है, तो बैंक कितने लंबे पीरियड के लिए लोन क्यों दे रहा है? क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को बंद करने का। जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है या जो भी पार्टीज हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रही है, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो भी ले रहे हैं, सिर्फ इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे ले रहे हैं, इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के ले रहे हैं कि हमारा कोई भी इंटेंशन बिजनेस को बंद करने का नहीं है और कोई भी नीड भी नहीं है अभी बिजनेस के पास बंद करने की इसे फ्यूचर में। क्लियर है? इसी कारण से, इस प्रिंसिपल के कारण से ही फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं हमारे, उसको हम उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स एसेट्स को हम उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं का मतलब है, सपोज आपने बिल्डिंग खरीदी है आज से 5 साल पहले 5 लाख की, तो वो आज भी आपकी बुक पे 5 लाख के बिहाफ 5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखेगी। उसकी मार्केट वैल्यूज को हम अपनी बुक में चेंज नहीं करते। सपोज आज बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख हो गई है, तो हम उसे चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि हम नियर फ्यूचर में उसे बेचने नहीं वाले हैं, राइट? हम उसे बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे हैं। फिक्स एसेट आपको बताया है, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? जो यूज के लिए खरीदे जाते हैं। तो हम इसे बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे हैं और इसे हम नियर फ्यूचर में बेचने भी नहीं वाले। हमारा बिजनेस बंद नहीं होने वाला, हम इसे बेचने नहीं वाले, इसलिए इसकी हर साल वैल्यू को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। बिजनेस इज गोइंग टू एग्जिस्ट in longer period of time in future, will continue to exist in longer period in future। आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? इसे हम शटडाउन नहीं करने वाले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है गोइंग कंसर्न के बाद, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज सेकेंड, फर्स्ट था गोइंग कंसर्न, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा। जैसे सपोज आपके स्कूल में पीटीएम हुआ और आपके पेरेंट्स को बुलाया गया और आपके पेरेंट्स को बोला जा रहा है आपके स्टूडेंट का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हो रहा है या कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है। मींस एक जैसा ग्राफ जा रहा है, या तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे नीचे जा रहा है, मींस कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। तो व्हाट डज दिस प्रिंसिपल सेज? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स, मेथड्स रूल्स व्हिच आर फॉलोड इन वन अकाउंटिंग ईयर शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड ओवर अदर अकाउंटिंग पीरियड्स। मतलब जो आपने मेथड्स, जो आपने पॉलिसीज एक अकाउंटिंग पीरियड में यूज करी है, वही मेथड्स वही पॉलिसीज आप सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर्स में भी यूज करिए। उन्हें हर साल चेंज मत करिए, क्योंकि अगर आप हर साल चेंज करेंगे तो आपकी खुद की बुक्स ही कंपेरेबल नहीं होगी। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा। जैसे अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजों को करने के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक को बुक में रिकॉर्ड करने के अलग अलग मेथड्स हैं, जो कि अपन लेटर ऑन देखेंगे, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। स्टॉक को हम चाहें तो उसकी जो मार्केट की वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो उसका कॉस्ट प्राइस है मीन्स जिस पे खरीदा है उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर एक और हो सकता है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। मतलब इसमें से मार्केट वैल्यू सपोज 100 है, कॉस्ट प्राइस 80 है, तो अगर हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक्स बुक पे 100 पे दिखेंगे। अगर हम कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हैं तो 80 पे करेंगे, और अगर विच एवर इज लोअर पे करना है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 80 पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब इसमें से अगर हमने जो भी मेथड फर्स्ट ईयर चूज किया है वही हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी चूज करना है। मींस वही मेथड्स वही प्रिंसिपल्स हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी फॉलो करने हैं। इन्हें बार बार चेंज नहीं करना है, क्योंकि एक साल आप मार्केट वैल्यू पे कर रहे हैं, एक साल आप कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हो, तो तीसरे साल इस पे कर रहे हो, तो वो जो तीनों साल की बुक्स बनी है, तीनों साल में जो कैलकुलेशन किया गया है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किया है। इसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट करने वाला है। तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है वो कंपैरेबल नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड ही चेंज कर देने से प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्लियर है? तो एग्जैक्टली आपने प्रोग्रेस की या नहीं की वो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे अगर आप मेथड्स ही
हर साल बार बार चेंज कर रहे हो। तो दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। हमें इनको क्या करना है, इन्हें कंसिस्टेंट रखना है फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि क्या हम इन्हें कभी भी नहीं चेंज कर सकते? मतलब अगर हमने कोई एक मेथड चूज कर लिया तो अब हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। अगर हमने कोई मेथड चूज कर लिया है और अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो वो इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए। पहला, रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा, चेंज इन लॉ। और तीसरा है बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब ये तीन कंडीशंस में अगर हमने कोई मेथड लास्ट ईयर फॉलो किया था और अगर ये तीन कंडीशंस में से कुछ हो जाता है तो हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। देखो अब क्या पहला लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ एएस। एएस मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है। तो जैसे जो स्टॉक है, सपोज हम ये स्टॉक को अभी मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर रहे थे अपनी बुक्स में, अभी तक हम ये कर रहे थे। अब इस स्टॉक के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनकर आ गया AS2 और वो बोलता है कि अब आपको स्टॉक को मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर पर ही वैल्यू करना है। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना हमको फॉलो करना है, हमारा धर्म है उसको फॉलो करना। तो अब हम अभी तक तो मार्केट वैल्यू पे कर रहे थे, पर अब वो नया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया इस साल और वो ये बोल रहा है कि हमें उसे कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है। तो हमें ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स हमने अपने मेथड को चेंज किया। तो हमने क्यों चेंज किया? क्योंकि रिक्वायरमेंट थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए। अब दूसरा है चेंज इन लॉ। सपोज अब लॉ आ गया, कोई नया गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ ले आया, गवर्नमेंट का लॉ आ गया कि आपको ऐसे वैल्यू करना है, आप ऐसे वैल्यू नहीं कर सकते। तब गवर्नमेंट के लॉ, इंडिया में रहना है तो इंडिया के लॉ एप्लीकेबल होंगे आपके ऊपर, तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा। लॉ की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमने मेथड चेंज किया। लास्ट इज बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जाती है और अगर वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है तो हमें बिल्कुल हक बनता है कि हम मेथड को बदलें। जो हमारा मेथड हम यूज कर रहे हैं अगर वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन सही तरीके से बुक्स को नहीं प्रेजेंट कर रही तो हमें बिल्कुल हक बनता है कि हम मेथड्स को बदल दें। क्लियर है? तो ये तीन चीजों में हम मेथड को बदल सकते हैं। पर अगर किसी साल आप किसी रीजन से, इन तीनों में से किसी भी रीजन की वजह से आप मेथड को चेंज कर रहे हो तो आपको अपनी बुक्स में नोट डालना पड़ेगा कि आपने इस मेथड को चेंज किया है और चेंज करने के पीछे का रीजन क्या था। मीन्स आपने जो मेथड यूज की थी इसे आपने चेंज किया बिकॉज ऑफ change in this, change in law या better presentation of books of accounts. Any can be the reason. So let me summarize once again what is consistency concept. According to this concept, principles and methods should remain consistent from one accounting period to another accounting period. And under few circumstances, under these three circumstances, you can say these are exception to this concept. What are the exceptions? Requirement of AS, change in law, and better presentation of books of accounts. Under these three circumstances, we can change our method, provided what we have to do, we have to write down a note stating that we have changed our method and reason for the change. Clear hai? Consistency concept. Next concept, again very important, accrual concept. आप नोट करते जाइए चीज़ें और डेफिनेटली इन्हें अपनी बुक्स से साथ ही साथ में रिवाइज करते जाइए जिससे आपको इजीली ये चीज़ें ध्यान में रहें। समझ आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार और पढ़ लेंगे तो ये पक्की तरीके से रिटेन हो जाएगा क्योंकि इस पे थ्योरी क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही है। और जो सीए फाउंडेशन भी कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, आपको वहाँ भी बहुत काम आने वाली है। तो 11th में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही हैं। कोई भी प्रिंसिपल के नेम्स दिए होंगे जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा तो समझा हुआ रहेगा और एक बार आपने और उसे अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा बुक से तो वो आपको अच्छी तरीके से रिटेन भी हो पाएगा।
नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज अक्रूअल। अक्रूअल को समझने से पहले एक चीज और समझते हैं, कैश बेसिस। दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के, एक हो सकता है कैश बेसिस, एक हो सकता है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जब कभी पैसे मिलेंगे तभी हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। मींस जैसा पर सपोज मैंने राम को गुड्स बेचे हैं 1,00,000 रुपए के आज, और वो 1 हफ्ते के बाद मुझे उसका पेमेंट देने वाला है, तो मैं अपनी इनकम आज नहीं रिकॉर्ड करूंगी, कब रिकॉर्ड करूंगी, आफ्टर 1 वीक। मींस इसमें क्या होता है, आपकी चाहे इनकम हो मींस रेवेन्यू हो या आपके एक्सपेंसेस हो, ये दोनों तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे जब कैश या तो रिसीव हो जाए या कैश आपने पे कर दी हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस क्या होने वाला है, इनकम शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज पेड। ये कैश बेसिस है, पर हम इस बेसिस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। ये बेसिस आपको सही रिजल्ट्स नहीं शो करता, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट पोजीशंस आपकी नहीं बताता, तो वी डू नॉट यूज कैश बेसिस। तो हम कौन सा बेसिस यूज करते हैं, अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिसको मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट दोनों पर लगेगा। दोनों पर लगेगा मतलब क्या, ये कॉन्सेप्ट इनकम के लिए भी है, ये कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस के लिए भी है। इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एज सून इट इज रियलाइज्ड। ये कॉन्सेप्ट बोलता है इनकम को तुरंत रिकॉर्ड कर लो जैसे ही वो रियलाइज हो गई है, और एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज इट इज इनकर्ड। जैसे ही खर्चा हुआ है उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लो, irrespective of whether cash is received or paid। irrespective of whether cash is received, इनकम के केस में कैश रिसीव होगी, एक्सपेंसेस के केस में कैश पे होगा। तो irrespective मतलब वो मैटर नहीं रखता कि कैश मिला है या नहीं मिला है, या हमने एक्सपेंसेस को पे किया है या नहीं पे किया है। कैश वाला बेसिस क्या बोलता था, इनकम को सिर्फ तभी रिकॉर्ड करना, रेवेन्यू को सिर्फ तभी रिकॉर्ड करना जब पैसे मिल जाए, एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड करना जब आपने पेमेंट कर दी हो। पर ये बोलता है कि एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में कि इनकम को तुरंत रिकॉर्ड कर देना जैसे ही वो रियलाइज हो गई है। रियलाइज का मतलब क्या होता है, द मोमेंट सेल इज मेड और सर्विस इज रेंडर। सपोज हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, तो जैसे ही हमने सेल कर दी इनकम रियलाइज हो गई, चाहे सामने वाले ने पैसे दिए हैं अभी या फ्यूचर में दे, बट इनकम रियलाइज हो गई। जैसे ही सेल हुई इनकम रियलाइज हो गई। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल हम सर्विस सेक्टर में हैं। सर्विस सेक्टर मीन्स सपोज हमारी कोचिंग क्लासेस ही है, अब हमने क्लासेस में पढ़ा दिया, हमारा सिलेबस खत्म हो गया, हमारे पार्ट से सर्विस रेंडर हो गई। अब चाहे फीस मिली हो, कलेक्ट हो चुकी हो या नहीं कलेक्ट हुई हो, बट हमने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, हमारी तरफ से सर्विस रेंडर हो गई, मीन्स इनकम रियलाइज हो गई। तो व्हाट डज अक्रूअल कॉन्सेप्ट से, अक्रूअल कॉन्सेप्ट से इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज इट इज रियलाइज्ड, मीन्स either sale is made or service is, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो सर्विस इज रेंडर्ड irrespective of the amount whether it is received or not। ठीक है, अब एक्सपेंसेस के लिए क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज इट इज इनकर्ड irrespective of the amount is paid or not। It does not matter whether you have paid that amount or not। For example, आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आपने आपके सप्लायर से 10 टेबल्स 15 चेयर्स ऐसा करके बहुत सारी चीजें खरीदी हैं ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधारी पे लेकर आए, यू विल बी पेइंग इट लेटर ऑन, बट आज आपने पेमेंट नहीं किया। इस सिस्टम के हिसाब से, कैश बेसिस के हिसाब से हम इसको आज एक्सपेंस करके रिकॉर्ड नहीं करते, परचेजेस करके रिकॉर्ड नहीं करते, जिस दिन पे करते उस दिन रिकॉर्ड करते एज पर कैश बेसिस। बट अक्रूअल क्या बोलता है,
जैसे ही हमने ले लिया, खर्चा तो हो गया, अब हमने चाहे इसका पेमेंट किया हो या हम लेटर स्टेज में करें, हमारा एक्सपेंस तो हो गया परचेज नाम का, हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए तुरंत। जैसे हमारे वर्कर्स हैं, अब वर्कर्स ने अपनी सर्विसेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो पूरे महीने भर से काम कर रहे थे, मतलब हमने उनसे सर्विसेज ले ली, जैसे ही हमने उनकी सर्विस ले ली हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। अब चाहे हम उसका पेमेंट अभी करें या थोड़ा सा एक एक महीने के एंड में करें या जैसे भी करें, मीन्स कंटिन्यूअसली तुरंत पेमेंट ना भी करें तो भी एज एन एक्सपेंस हम उसे आज रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? तो ऑल एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज इट इज इनकर्ड। खर्चा हो गया, खर्चे का मतलब पैसा जाना ही नहीं होता है कि आप ये ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसा जेब से नहीं गया तो खर्चा नहीं हुआ। पैसे जाना और खर्चा होना दो अलग अलग एस्पेक्ट है किसी ट्रांजैक्शन के। तो अगर आपने सर्विसेज ले लिए या गुड्स खरीद लिए हैं, मतलब आपकी तरफ से खर्चा हो चुका है, अब उसका पेमेंट हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है आपने पोस्टपोन किया हो फ्यूचर में पे करने के लिए। तो अगर खर्चा हो गया है तो आपको उसे रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, तो अगर समराइज करें तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट applies equally to income as well as expenses। accrual concept दोनों के लिए, income as well as expenses। income के लिए वो क्या बोलता है? income should be recorded as soon as it is realized, means either sale is made or service is rendered irrespective of whether the amount is cash, whether the amount is paid, whether the amount is received or not। now let's come to the expenses। for expenses what does it say? According to accrual concept, expenses should be recorded as soon as it is incurred, irrespective of whether the amount is paid or not। तो जब भी accrual concept लिखने के लिए आएगा तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि दोनों के लिए, इनकम के लिए भी बोलता है, एक्सपेंसेस के लिए भी बोलता है, फिर इनकम के लिए क्या बोलता है लिखिए, एक्सपेंसेस के लिए क्या बोलता है लिखिए। इस तरीके से ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अभी अपन लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट वॉज गोइंग कंसर्न, second was consistency, first was going, second was consistency and the third one was accrual concept। एक बात ध्यान रखिए, ये तीनों एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनकर आता है, ये तीनों को फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तीनों को क्या बोला गया है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। इसका क्या मतलब है? किन तीनों को? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। आप अभी और भी बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं पर वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस नहीं है। 3 कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है और अक्रूवल है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या होता है? ऐसा माना जाएगा कि हर कोई ये 3 प्रिंसिपल तो फॉलो कर ही रहा है। ठीक है, मतलब ये 3 प्रिंसिपल, इट इज एज्यूम्ड दैट यू आर फॉलोइंग दीज 3 प्रिंसिपल्स। सबको इसको फॉलो करना मैंडेटरी है और बाय चांस आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी रीजन के कारण, तो आपको अपनी बुक्स में क्लैरिफाई करना होगा कि आपने ये वाले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, इस प्रिंसिपल का वॉयलेशन है आपकी बुक में। अगर आप फॉलो करते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एज्यूम्ड है कि इन प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर ही अकाउंटिंग की गई है। जितने भी यूजर्स हैं उन्हें पता होगा कि ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये 3 प्रिंसिपल्स में से कोई भी प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो रहा होगा तो डेफिनेटली इट इज द ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू गिव अ नोट रिगार्डिंग दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारी ड्यूटी बन जाएगी कि अगर हमने इन तीनों में से कोई नहीं फॉलो किया है तो हमें नोट करके क्लैरिफाई करना होगा हमारी बुक्स में कि हमने इसे फॉलो नहीं किया है, जिससे यूजर्स को पता चले कि ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया। और अगर फॉलो किया है तो बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये माना ही गया है कि आप इसे फॉलो करेंगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलते हैं। मींस ये हर कोई फॉलो करके बुक्स को बनाएगा और अगर उसने नहीं फॉलो किया है तो डेफिनेटली उसने अपनी बुक्स में उस चीज का नोट मेंशन करना है। क्लियर है? अगर आपने फॉलो नहीं किया और अगर आपने मेंशन नहीं किया तो दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है नोट देना कि आपने ये तीनों में से कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया एंड उसके साथ रीजन बिहाइंड नॉट फॉलोइंग इट।
जैसे सपोज गोइंग कंसर्न, मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरा बिजनेस मैं 10 साल से चलाती हुई आ रही हूँ, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि फ्यूचर में मैं इसको रन नहीं कर सकती हूँ, तो अब मैं डेफिनेटली गोइंग कंसर्न के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाऊंगी, मुझे बेसिस बदलना पड़ेगा। तो मुझे जब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा फ्यूचर में बिजनेस बंद होने वाला है, तो मैं गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं करूंगी, अलग तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी। कैसे होगा, जब अपन करेंगे तब पता चलेगा। अलग तरीके से चीज़ों को वैल्यू किया जाएगा, तो हमें वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा बुक्स में कि हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रीजन बिहाइंड द सेम कि हमने क्यों गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया। क्लियर है? तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन से होते हैं? पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये ही 3 है। अभी आप और आगे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस पढ़ने वाले हो, सिर्फ यही 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, बाकी इसकी कैटेगरी में नहीं आते। वो ऑल दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारी बुक्स को मेंटेन करने में, रिकॉर्ड करने में, बट ये फॉलो किए बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएगा कोई भी। ये एज्यूम्ड है, ऐसा मान के चल रहे हैं। जैसे मैं मान के चल रही हूँ कि जो भी वीडियोस ये देख रहे हैं वो डेफिनेटली अपने इसका फायदा उठाने के लिए बुक से रिवाइज कर रहे होंगे, ऐसा मेरा अजम्पशन है, राइट? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। बस अपन आज की क्लास में 1-2 और प्रिंसिपल्स देखेंगे, बहुत सारे एक साथ नहीं कर रहे वरना आपको बहुत कंफ्यूजन होने लगेगा। तो आप पहले इनको पढ़िए, रिटेन करिए, फिर आगे अपन नेक्स्ट प्रिंसिपल्स और डिस्कस करेंगे। 4th, एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ऑल्दो इसके बारे में मैं शुरू से बताते हुए आ रही हूं, अभी और एक बार बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर 2 सेपरेट आइडेंटिटीज। ठीक है, बताया ना, अदिति एंड अदिति लिमिटेड आर 2 डिफरेंट पर्सन्स इन द आई ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द बिजनेस ओनर, राइट? तो इसके हिसाब से बिजनेस और बिजनेस ओनर 2 अलग अलग पर्सन्स हैं, सेपरेट एंटिटी, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। इसी को और बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेम ही चीज है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, किसी भी नाम से पूछा जाए तो लिखना एक ही चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट पर्सन्स। तभी आपको ध्यान होगा कि ओनर जो भी यहाँ इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल करके रिकॉर्ड करते हैं, और ओनर जो भी बिजनेस से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए उसे बिजनेस ड्रॉइंग्स करके रिकॉर्ड करती है। क्लियर है? अब देखो, सपोज अदिति लिमिटेड ने HDFC बैंक से लोन लिया है, अपन ने HDFC बैंक से लोन लिया है, तो अपन इनको इस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे कि नहीं? इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट नाम का खर्चा हमारे बिजनेस के लिए हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? डेफिनेटली हो रहा होगा, बैंक इंटरेस्ट पे ही लोन देगा। तो सिमिलरली अदिति ने जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जिसको कैपिटल बोलते हैं, इसीलिए हम कैपिटल पर भी इंटरेस्ट देते हैं। जो सपोज हमारे एग्जाम्पल में 19 लाख इन्वेस्ट किए थे अदिति ने अदिति लिमिटेड में, तो इस 19 लाख पर हम उसको इंटरेस्ट भी देंगे क्योंकि ये 2 अलग अलग पर्सन है। क्लियर है? तो उसी तरीके से इनने जो हमारे पैसे बिजनेस के पैसे ओनर यूज कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो उससे भी हम इस पर इंटरेस्ट लेंगे। देखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज जब आएंगी कि कैसे करना है, बट हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट आइडेंटिटीज। अकाउंटिंग इज डन for business, not for the business owner. Because of this concept, amount invested by owner is recorded as capital by the business, and amount withdrawn by owner from the business for his personal use is recorded as drawings by the business. Clear है?
कोई डाउट? ये कॉन्सेप्ट अपन और भी पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट, दिस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, ये तो नाम सुनकर ही आपको समझ आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट बार बार अपन ने पहले भी दोहराया है। सिर्फ उसी चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जिन्हें मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उन्हें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखना है। ये बताया है ना बहुत बार। तो वही ये कॉन्सेप्ट यही बोलता है, ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड दे विल बी रिकॉर्डेड इन मनी वैल्यू। दो चीजें हैं, एक तो चीज ये है कि जो मनी में मेजर हो सकती है उन्हें लिखना है, और लिखना भी कैसे, मनी वैल्यू में लिखना है। कोई दूसरी यूनिट में हम बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करते। अगर अकाउंट्स की बुक में 10,000, 15,000, 1,00,000 अगर ये वैल्यूज दिख रही है तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये नथिंग बट रुपीज होने वाले हैं। ये सब क्या होंगे? रुपीज होंगे। ये 1,00,000, 10,000 ये कोई दूसरी यूनिट नहीं होने वाली। ये सब किस चीज की यूनिट होगी? मनी की यूनिट होगी, क्योंकि हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर हो सकता है। मींस मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है और मनी वैल्यू में ही हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। मींस जो नॉन मॉनिटरी चीजें हैं उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे सपोज एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी तो उससे हमारे बिजनेस को हैम्पर बहुत होने वाला है, बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसे मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत स्किल्ड वर्कर्स हैं, दे हैव अ वेरी गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो दिस इज गोइंग टू बी मतलब going to be a big asset for us, but still we cannot record this as an asset because it cannot be measured in terms of money. Clear है? तो ये concept क्या बोलता है? According to this concept only those transactions will be recorded which can be measured in terms of money and will be recorded in their money value. Clear है? ये दो concept जो अपन ने इसके पहले देखा, separate entity, वो अपन शुरू से पता है कि उसको अलग अलग identity मानते हैं, और एक ये वाला, ये भी अपन ने शुरुआत की क्लास में ही जब अपन अकाउंटिंग प्रोसेस देख रहे थे, फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर 11th, उसी में बताया गया था। क्लियर है? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, दिस इज द 6th वन। ये भी अकाउंटिंग पीरियड, या इसको और बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड ऑब्लिक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, देखो ये क्या बताता है, पहले अपन इसको समझते हैं। जो बिजनेस है, अपन ने अभी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में देखा कि बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो क्या हम ये बिजनेस बंद होने का इंतजार करें? क्योंकि हमें करेक्ट प्रॉफिट इस बिजनेस से क्या हुआ वो तो तभी पता चलेगा जब बिजनेस बंद होगा। शुरुआत से लेकर एंड तक हमने क्या कमाया, तो अब क्या हम इस बिजनेस को बंद होने का इंतजार करें कि जब बिजनेस बंद होगा तब हम बुक्स बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे? और अगर सपोज उस टाइम लॉस आता है तो हम उस प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है उस टाइम हम जानकर भी क्या कर लेंगे जब बिजनेस बंद हो चुका है? हमें अगर यही चीज पहले थोड़े थोड़े इंटरवल्स में पता चलती तो हम बंद होने की नौबत तक नहीं पहुंचते, हम करेक्टिव मेजर्स तुरंत ले पाते। अब आखिरी में बुक्स बनाएंगे अगर, और फिर हम कोई करेक्टिव मेजर्स चाह कर भी नहीं ले सकते। अगर हमारे कंट्रोल में कोई चीजें थी जिसे हम ठीक कर सकते थे तो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बुक्स तो बिजनेस बंद होने के बाद बनाई है। और जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे बिजनेस के यूजर्स हैं, वो तो डेफिनेटली चाहेंगे ना हमें टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती जाए, कुछ कुछ इंटरवल्स में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ऐसा ना हो कि हमने भी इन्वेस्ट कर दिया, अब बिजनेस बंद करने के बाद हमें बता रहे कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया था सब डूब गया। तो उन्हें भी टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमें टाइमली पता चले कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या प्रोग्रेस दिखा रही है ये कंपनी, राइट? तो हम क्या करते हैं, ये जो इतनी बड़ी बिजनेस की लाइफ है, ये समझ लीजिए, ये लाइन जो है ये बिजनेस की लाइफ मैंने ड्रॉ की है। ये फ्यूचर में, अनफोर्सिएबल फ्यूचर में, मतलब एक इनडेफिनेट पीरियड तक ये बिजनेस रन होने वाला है। ठीक है, अब कितने समय तक चलेगा वी डोंट नो। इनडेफिनेट पीरियड के लिए अगर ये बिजनेस रन होने वाला है तो हम इस पूरी लाइफ को स्मॉल स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर दें। पीरियोडिसिटी, पीरियड, आपके स्कूल में भी अगर 7 घंटे का स्कूल है तो
पूरे स्कूल के टाइमिंग को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं ना, तो उसी तरीके से अगर हमारे बिजनेस की जो लाइफ है हम उसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पीरियड्स 12 मंथ्स के होंगे, जनरली 12 मंथ्स के ये छोटे छोटे पीरियड्स होंगे, जिसको यूनिवर्सल अकाउंटिंग पीरियड बोला गया है। वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। बुक्स ऑफ अकाउंट यूनिफॉर्म बने इसलिए एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पीरियड लाया गया है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब आप बोलेंगे कि इसी डेट को क्यों चूज किया है? इस डेट को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि जिससे सभी की बुक्स में यूनिफॉर्मिटी हो। अब देखो, अगर ये पीरियड अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो हर कोई अलग अलग डेट से अपना अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करता, 12 महीने का होगा बट हम अलग डेट चूज करते। हिंदू लोग बोलेंगे दिवाली बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है तो हम दिवाली से शुरू करते हैं, दिवाली टू जिस दिन दिवाली रहेगी वहां से 12 महीने गिन के अकाउंटिंग पीरियड बनाएंगे। अब अगर वही कोई क्रिश्चियन होगा वो बोलेगा हम तो क्रिसमस से शुरू करेंगे, मुस्लिम्स होंगे तो बोलेंगे नहीं ईद हमारा सबसे शुभ दिन है तो हम वहां से शुरू करते हैं। इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी की भी एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं होंगी, और हर साल ये सारे त्योहार अलग अलग डेट पर आते हैं तो आपकी खुद की भी अपनी बुक से कंपेरेबल नहीं होने वाली। तो ये कोई बेसिस नहीं, कोई बोलेगा नहीं मैं तो अपने बर्थडे वाले दिन से ही चालू करूंगी क्योंकि वही मेरे लिए लकी है भैया, उसी दिन मैं इस धरती पर आई थी तो मैं तो उसी दिन से स्टार्ट करूंगी। तो ऐसे सबके अपने मन मर्जी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर बनने लगी तो कुछ भी यूजर समझ नहीं पाएंगे, ना कंपेयर कर पाएंगे, ना उन्हें करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो इसीलिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाने के लिए अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर है? तो व्हाट डज दिस पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सेज, entire, because business is going to run for a longer period of time. So what we do, we divide the life of business into small periods of 12 months, which starts from 1 April to 31 March. अब छोटा सा ये इतना ही आपको, ये आपके अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट अगर लिखने आता है तो आपको इतना सा चीज लिख के एक्सप्लेन कर देना है। बट एक चीज और कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रही होगी कि यार अभी आज तो मई मंथ चल रहा है, मई का मंथ है, अब अगर मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या मुझे अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट अप्रैल आएगा तब मैं शुरू कर सकूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आपको बिजनेस क्लोज करना है तो 31 मार्च होने का ही वेट करना पड़ेगा? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए फर्स्ट और लास्ट अकाउंटिंग पीरियड जो होंगे हमारे वो लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे अब सपोज मैं मई में स्टार्ट कर रही हूँ बट एंड मुझे 31 मार्च को ही करना पड़ेगा तो मेरा फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड शॉर्ट हो गया 12 मंथ से। अब सपोज मेरा बिजनेस चल ही रहा था, अब ये मेरे बिजनेस का 5th ईयर है तो अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू हो गया होगा, बट मैंने बाय द टाइम आई रीच्ड दिसंबर आई डिसाइडेड आई नीड टू शट डाउन दिस बिजनेस। तो मेरा लास्ट अकाउंटिंग पीरियड कैसा रहा? 1 अप्रैल से दिसंबर तक रहा, तो वो 12 महीने से छोटा भी है। तो फर्स्ट और लास्ट आपके 12 महीनों से छोटे भी हो सकते हैं, बट जो बीच के बाकी जितने भी अकाउंटिंग पीरियड्स आपकी बिजनेस के होंगे वो सारे के सारे 12-12 महीनों के ही होंगे, जो कि बिगिन करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्लियर? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में हमने 6 ही कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जिसमें से 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। अकाउंटिंग पीरियड एंड बिजनेस एंटिटी ये सब अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस नहीं है। ठीक है? तो वो 3 है, इसे भी ध्यान रखना है क्योंकि इसके लिए इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट व्हाट आर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो आपको पता होना चाहिए कौन से 3 होते हैं, राइट? और उसके बाद जो हमने 3 और पढ़े, पहला था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एंड द लास्ट वन फॉर द टुडे वीडियो इज अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये 6 प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, उसे लाइक जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस हम लोग ऑलमोस्ट ऑन ऑल्टरनेट बेसिस वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। एंटायर 11th सिलेबस पूरा के पूरा वीडियो के थ्रू, वीडियो के मीडियम के थ्रू हम लोग आपको YouTube चैनल पे अवेलेबल कराने वाले हैं, वो भी डिटेल्ड में, कि आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा। आप बस वीडियो देखिए और अब चीज़ों को समझिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और